साइंस कैफ़े में और हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हम जितना जल्दी हो सकेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए क्योंकि हमें जल्दी से कवर भी करना है सिलेबस को। एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रेडरिक एंड ग्रिफिथ वॉज, क्या था एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म फ्रेडरिक एंड ग्रिफिथ का? ये था स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया था कि डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था अपनी डिस्कवरी से। ठीक है, 1928 में उन्होंने अपनी रिसर्च से डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए का जो जेनेटिक रोल है वो प्रूव किया था। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में 2 स्टेन लिए स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है, इसके 2 स्टेन लिए थे, एस स्टेन और आर स्टेन। एस स्टेन स्मूथ था, विरुलेंट था। ठीक है, जो स्टेन कॉज कर रहा था निमोनिया को। एक आर स्टेन था जो रफ था और नॉन विरुलेंट स्टेन था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लिया था और इसको माइस में इंजेक्ट करके रिजल्ट फाइंड आउट करा था। ठीक है, बाकी का हम अलग से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डी फॉर डीऑक्सी, है ना। एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन डीएनए का? विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने किया था। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, जो नाम दिया हुआ है उसका थोड़ा थोड़ा भी अगर आप साथ में करते रहोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल जो था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कह सकते हो डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक है, ये भी याद कर लो। अब क्या किया कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था वो किसने दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था, उसी के बेस पे विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो वॉटसन एंड क्रिक को देख के डीएनए से रिलेट मत करना, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था वो दिया था 53 में, और उन्होंने किसके बेस पे दिया था? जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किया हुआ था पहले विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, उसी के बेस पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के वो क्या था कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, बैकबोन जो होती है सुगर फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है, जो बेसिस होते हैं 2 स्ट्रैंड के होते हैं जो अपने आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो 2 स्टैंड्स में जो बेसिस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो ए और टी के बीच में 2 होते हैं और जी और सी के बीच में 3 होते हैं। 4th क्वेश्चन है, विच ग्रुप प्रेजेंट इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज वेरी रिएक्टिव एंड मेक आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल देन डीएनए? देखिए, कौन सा ग्रुप है जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आरएनए को लायबल बनाता है और डिग्रेडेबल इजीली डिग्रेड कर सकता है उसे डीएनए के कंपैरिजन में? तो इसका सही आंसर है 2OH ग्रुप ऑन राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के ऊपर जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इसे इजीली डिग्रेडेबल, लायबल बनाता है, बहुत रिएक्टिव बनाता है। 5th है, एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था? ये वही आ गया विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, प्यूरिन बेस होता है, पिरिमिडीन होता है, या सब कुछ होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में, है ना, सारी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। अभी अभी पढ़ा था हमने कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस आर लिंक्ड टू शुगर बाय, किससे? नाइट्रोजिनस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, एन फॉर नाइट्रोजिनस बेस, और किससे जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैच करना होता है ना क्वेश्चन, उसमें पहले आप ये ढूंढो आपको उसमें से क्या आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको वॉटसन एंड क्रिक पता है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था।
ठीक है, तो इसमें है कहीं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, ये कंफर्म है आपका। तो डी वाला फर्स्ट में कहाँ कहाँ पे है, तो डी वाला जो फर्स्ट है वो 2 में नहीं है और फोर्थ वाले में नहीं है, ये दोनों मतलब ऑप्शन में आ सकते हैं। उसके बाद अब ये देखो, आपको और क्या पता है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का अभी पढ़ा था आपने, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड उन्होंने दिया था। तो थर्ड वाला ऑप्शन है, 2 वाले तो आपको पता चल गया कि डी और ई का आंसर क्या है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ए में क्या आ रहा है, इसमें मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लियन का। नहीं आपको आइडिया, कोई बात नहीं, इसको अब याद कर लो, जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हार्सी एंड चेज ने क्या दिया था, सी वाला फोर्थ है बैक्टीरियोफाज। क्या किया था हार्सी एंड चेज ने, चलिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लो। इनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि हार्सी एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वायरस से जो डीएनए बैक्टीरिया में आया है या आरएनए बैक्टीरिया में आया है, ये उन्होंने देखना था। इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड इनटू बैक्टीरिया। दे कैरिड आउट सेम एक्सपेरिमेंट विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उन बैक्टीरिया को, उन वायरसेस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो थे फॉस्फोरस के, वो T2 बैक्टीरियोफाज में डाल दिए, उस डीएनए में डाल दिया, और सल्फर को प्रोटीन में डाल दिया, सेपरेट T2 फाज लेकर। ठीक है, तो उन्होंने फिर ई कोलाई जो था इंडिपेंडेंटली उसमें यूज़ किया, और P32 मतलब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप उन्होंने डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि प्रोजेनी जो बैक्टीरियल सेल्स की थी उसमें क्या अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो जब उन्होंने 2 अलग अलग को उसमें इंजेक्ट किया और देखा, तो उन्होंने ये पाया कि जो उन्होंने फॉस्फोरस जो जहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो प्रोटीन एंटर नहीं कर रही है होस्ट में। तो इसलिए उन्होंने फाइंड आउट किया, हार्सी एंड चेज ने, कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, तो हार्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये एस्टेब्लिश हो गया कि फाइनली डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि क्या किया था हार्सी एंड चेज ने, मतलब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वाज कंक्लूडेड बाय और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय हार्सी एंड चेज। अब देखिए, विच स्टैंड ऑफ डीएनए वर्क एज ए टेम्पलेट स्टैंड, कौन सा एक डीएनए स्टैंड काम करता है टेम्पलेट स्टैंड की तरह। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबो। देखिए, जो टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है वो करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको कर लेना इस तरह से, जैसे टेम्पलेट में 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है 2 3 5। ठीक है, इस तरह से। तो अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल डीएनए फॉर्म वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड। जब अनवाइंडिंग होती है डीएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसमें वो जो अनवाइंडेड जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। सो राइट आंसर विल बी सेकेंड। 11th है लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच रिमेन लूजली पैक्ड इज। जो लाइटली पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, एक टाइटली पैक्ड पार्ट होता है और वो डार्क स्टेन्ड होता है, वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन। और दूसरा जो लूज पार्ट होता है, जो लाइट कलर का होता है, वो होता है यूक्रोमेटिन। लेकिन इसका कहीं कहीं आंसर क्रोमोनेमेटा दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन 2 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन में मतलब ये बताना है कि ए क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, सी क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सोचकर कि डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है तो ऑप्शन में बी दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी जल्दी में हमें ये तो पता होता है डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, और बी क्या है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और सी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। डी तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको देखो क्या दिया हुआ है,
एक सेकेंड, मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ध्यान से देखना है। ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, और उसके बाद पूछ रहे हैं ये ए क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो पहले ए बी सी को देखो और फिर ऑप्शंस को देखो। बी क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो बी का ट्रांसक्रिप्शन ये दिया हुआ है। ए क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है। जब mRNA से वापस DNA बनता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ये शायद डी को लिखना भूल गए, इन्होंने रेप्लिकेशन दे दिया। DNA से DNA का बनना ही रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद आता है स्प्लाइसिंग इज़ द रिमूवल ऑफ। जब स्प्लाइसिंग होती है तो क्या रिमूव होता है, जब स्प्लाइसिंग होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सारे इंट्रोन और एक्सोन से जो mRNA बना होता है, ठीक है, उसमें सारे इंट्रोन निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, कहीं पे आई इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन। तो क्या होता है, स्प्लाइसिंग जब ये वाली प्रोसेस होती है तो सारे एक्सोन मिक्स हो जाते हैं। एक्सोन 1, फिर एक्सोन 2, फिर एक्सोन 3, इस तरह से सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। 14 है इन कैपिंग। कैपिंग जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैपिंग यूजली न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, 5 प्राइम एंड पे, ये याद रखना आपने, HNRNA पे। जब कोई चीज़ आती है आपको नहीं पता होता, HNRNA का पता नहीं होगा, ये समझ लो पहले। जब न्यूली ट्रांसक्राइब्ड RNA होता है तो उसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं HNRNA। क्या होता है उसमें, एंट्रोन और एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। जब प्रोसेसिंग होती है इस HNRNA की तो क्या हो जाता है, इंट्रोन निकल जाते हैं और mRNA रह जाता है, ठीक है। उसमें इंट्रोन निकल जाते हैं, उससे फिर mRNA बन जाता है, HNRNA से mRNA बन जाता है, जो जिसके पास ओनली एक्सोन्स रह जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो भी कोई टर्म आती है तो उसको थोड़ा सा समझ लो, ताकि जब दोबारा आप उसे पढ़ो तो उससे आपको परेशानी नहीं हो कि ये क्या बवाल आ गया, ठीक है। 15 का है चार्जिंग ऑफ tRNA इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ। क्या अटैचमेंट होता है, अमाइनो एसिड होता है ट्रांसफर RNA पे, ठीक है। अमाइनो एसाइलेशन में अमाइनो एसिड्स ऑफ tRNA होता है। जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ DNA और mRNA टू पॉलीपेप्टाइड। ये क्या हो सकता है, सीक्वेंस हो, रिलेशनशिप हो सकता है DNA के सीक्वेंस में और mRNA के टू पॉलीपेप्टाइड तक, ठीक है। ट्रिपलेट बेस होता है mRNA का, ये ट्रिपलेट बेस हो सकता है जेनेटिक कोड। ये डिटरमाइन करता है अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस में, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस किस तरह से लगेंगे। तो जेनेटिक कोड के लिए ये सारी बातें बिल्कुल सही है, आंसर विल बी 4th। 17 है सेंट्रल डोग्मा इन मॉडर्न बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है DNA से RNA बनना, RNA से प्रोटीन बनना। तो ये वाला ऑप्शन सही है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। इसको आप रट लो, सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो आपको ये नई टर्म नहीं लगनी चाहिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें रिपीटेटिव DNA की स्टडी होती है। क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA सीक्वेंस। कौन से रीजन जो रिपीट हो रहे हैं DNA के, उनको ये स्टडी करते हैं, ठीक है। कई बार ये आपसे सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दोनों ने किया था। तो आंसर होगा 4th वाला, 2nd और 3rd दोनों ऑप्शन सही हैं। वेरियस स्टेप्स होते हैं जीन मैपिंग के, तो ठीक है, इसको याद कर लो, DC है वैसे इसका। तो देखो जो सीक्वेंस मैपिंग का जो अरेंजमेंट होता है स्टेप्स का, वो किस तरह से है। सबसे पहला स्टेप है लिंकेज ग्रुप को फाइंड आउट करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, लिंकेज ग्रुप को फाइंड आउट करना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है,
मैप डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। पहले लिंकेज ग्रुप आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, फिर करना है जीन ऑर्डर को कि उसमें जीन का ऑर्डर डिटरमाइन करना किस तरह से है, फिर कंबाइन करना है मैप सीक्वेंस सेगमेंट्स को। जब आप मैप को डिस्टेंस का जीन ऑर्डर का सब देख लेते हो तो उसमें आपने कंबाइन करना है। तो जिस भी ऑप्शन में इस तरह से होगा वही राइट आंसर होगा, मतलब थर्ड वाला पहले, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। हेड ऑफ बैक्टीरियोफॉज कंपोज्ड ऑफ, जो बैक्टीरियोफाज होता है क्या किससे बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। बैक्टीरियोफाज क्या था, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, है ना, वो बैक्टीरियोफाज होते हैं। कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉलम्स को पढ़ो आराम से। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ऐसा सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्ट्रोन, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए गोज फॉर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से रिकॉन याद करना। सेगमेंट ऑफ डीएनए गोज फॉर म्यूटेशन, म्यूटॉन, इसको म्यूटन से याद करना। तो क्या आंसर होगा, फर्स्ट का 3, बी का फर्स्ट और सी का 2, 3, 1, 2, थर्ड वाला सही ऑप्शन होगा। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आर फाउंड इन, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहाँ मिलती है, किस में होती है। पहले आपको ये बताना चाहिए पॉलीसिस्टोनिक होता है क्या है, भैया रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के करना है, ठीक है। तो पॉलीसिस्टोनिक का मतलब वो होता है कि कोई भी mRNA जो बहुत सारी प्रोटीन्स को कोड करता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स में जैसे होता है। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक mRNA जो कि कई सारी प्रोटीन्स को एनकोड करता है। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक होते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट भी दे सकते हैं इसकी जगह पे, और प्रोकैरियोट्स भी दे सकते हैं। Choose the correct statement. In eukaryotes there are at least 3 RNA polymerase. यूकैरियोट्स में क्या होता है, कम से कम 3 RNA polymerase होते हैं। HNRNA is found in both prokaryote and eukaryotes. HNRNA प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। HNRNA हैज़ बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन्स, ये बात सही है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी कि HNRNA में दोनों एक्सोन और इंट्रोन होते हैं, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग के बाद सारे इंट्रोन्स निकल जाते हैं और mRNA बन जाता है जिसमें सिर्फ एक्सोन होते हैं। तो ठीक है, ये भी सही है, यूकैरियोट्स में 3 तरह के RNA होते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, HRNA जो है दोनों में बनता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ये गलत है। तो ऑप्शन में होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड, सो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड, जिसमें फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। 25 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर ऑफ डीएनए, 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर जो होता है डीएनए में उसमें होती है 0.34 नैनोमीटर और 0.34 इंटू 10⁻⁹ -9 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा फोर्थ। पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन यूकैरियोट्स आर कॉल्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होती हैं वो यूकैरियोट्स में मिलती हैं, उसे हिस्टोन कहते हैं, ठीक है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है और डीएनए और हिस्टोन मिला के क्या बनाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो आ भी गया, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपके डायग्राम में दिख रहा है ABC, फिर से ध्यान देना आपको, A क्या है यहाँ पे, B क्या है यहाँ पे, C क्या है। तो B यहाँ पे क्या है, हिस्टोन है, ठीक है, और C क्या है, ऑक्टामर है, ठीक है, और A क्या है आपका, DNA है जो इसको रैप कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद आता है कोडोन आर डीजेनरेट, मीन्स सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। डीजेनरेट वाली प्रॉपर्टी तभी होती है जब कोई भी कोडोन एक से ज़्यादा कोई भी अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होता है। वोबल हाइपोथेसिस किसने दी थी, क्रिक ने दी थी। जब आप इसको 2-3 बार सुनोगे ना आपको इस तरह से क्वेश्चन याद होते रहेंगे। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, RNA था, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, RNA था। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर थ्रू, कहाँ से शुरू होती है पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, 31st का क्वेश्चन देखो, मिथियोनिन से होती है, ठीक है। मैच करना है फॉलोइंग को आपको, ठीक है। देखो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ शुरुआत होती है, आग लगती है, AUG, ऑग क्या है, इनिशिएशन कोडोन है,
AUG 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। गाड़ी उल्टी चलती है, 5 से 3 चलती है, ठीक है, गलत बात है, सीधा चलना चाहिए, उल्टा नहीं चलना चाहिए। तो 5 to 3 से याद कर लो इनिशिएशन कोडन, या फिर आग से कर लो, आग लग जाती है, इनिशिएट हो जाती है, शुरू हो जाती है। RNA विद इंट्रोन और एक्सोन क्या होता है, ये हमारा होता है HNRNA, ये भी याद हो जाएगा आपको। जीन क्या है ये आपको पता ही है, DNA का सेगमेंट होता है। न्यूक्लियोसोम क्या, क्रोमेटिन बनाते हैं, ठीक है। तो अब इनको आप मिलाते रहना, जो फर्स्ट है उसका आएगा A है उसका आएगा 4, तो 2 में दिया हुआ है। फिर RNA इंट्रोन एक्सोन इसका 3 आएगा, तो फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन है। इफ Meselson and Stoll experiment is continued for 4 generation in bacteria, the ratio of this and this DNA 4 generation would be। देखो, अगर Meselson and Stoll के एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है DNA की, समझ गए। इसका मतलब है कि जो पैरेलल DNA होते हैं वो दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और डॉटर स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होती हैं दोनों स्टैंड पे, डॉटर DNA सिंथेसाइज होता है दोनों स्टैंड पे। तो किस तरह से करके देखोगे, ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि रेशो कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी जनरेशन में वो आपसे पूछ सकते हैं। सपोज ये वाला है, ठीक है, ये N15 N15, ठीक है, ये वाले दो, फिर उसके बाद आपका N14 N14, इस तरह से। तो ये क्योंकि कलर मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से कैलकुलेट करके N15 N14 N15 और ये कैलकुलेट करना है। तो लास्ट में आपका क्या होगा, कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं होगा आपके पास जिसमें जिसमें आपके पास ये वाला होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है N15 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक जो स्टैंड है वो न्यू डॉटर स्टैंड के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो N14 N15 हो सकता है और ये वाला भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1:0:1:7। अगर आपको ये मेसेल्सन एंड स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कैलकुलेट करना अलग से एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स रिस्पेक्टिवली आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। प्रो मीन्स पुराना, मतलब 70, और 80 मीन्स यूकैरियोट्स में, मतलब नए वाले में 80 होता है। तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में, तो इस तरह से याद करना। राइबोसोमल RNA कौन सा करेक्टली मैच्ड है, देखिए राइबोसोमल RNA कैरीज अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये गलत है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन को पढ़ने से पहले ही सोचो, ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की बात हुई है, तो ये वैसे ही गलत है। ट्रांसलेशन क्या होता है, RNA से प्रोटीन बनता है, तो ये तो पता नहीं क्या ही बता रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। एंटीकोडोन क्या होता है, साइट ऑफ tRNA मॉलिक्यूल दैट कंटेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू द ट्रिपलेट, ये ठीक है। एंटीकोडोन क्या है, tRNA की साइट है, tRNA मॉलिक्यूल की साइट है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं ट्रिपलेट कोड के mRNA के ऊपर, तो फोर्थ वाला सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 36 का है, इनिशिएशन कोडोन की ज़रूरत होती है, फर्स्ट GTP ATP की ज़रूरत होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की ज़रूरत होती है, tRNA mRNA की होती है, अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम की होती है और rRNA की होती है। देखो सभी RNA की ज़रूरत होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो इनिशिएशन कोडोन की भी ज़रूरत होगी, इन चार का आपको पता चल गया। कोई ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें इनको हटा कर दिया हुआ हो, ठीक है, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन होएगा ऑल ऑफ द अबोव। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक लगाना शुरू कर दो ताकि आप क्वेश्चन में परेशान होकर ना बैठो। सिंगल अमाइनो एसिड इज ऑफन कोडेड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोड, एक सिंगल अमाइनो एसिड जो कोड करता है एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोड को कोड करता है, ठीक है। एक सिंगल अमाइनो एसिड, सॉरी, एक अमाइनो एसिड कोड होता है एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोड से, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट 2 बेसिस आर द सेम बट द थर्ड बेस इज डिफरेंट, ज़्यादातर में फर्स्ट 2 होते सेम होते हैं लेकिन थर्ड जो होता है अलग होता है। ये जो फीचर है जेनेटिक कोड का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, डीजेनरेट को भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल अमाइनो एसिड्स जो कोड होता है एक से ज़्यादा कोडोन से, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी या डीजेनरेसी।
डीजेनरेट, ये दोनों अलग अलग भी लिखे हो सकते हैं और ऑप्शन में ए और बी इस तरह से आ सकता है, तो वैसे परेशान नहीं होना है, ये इसका एक कैरेक्टर है कोडोन्स का। ठीक है। ई कोलाई हाइड्रोलिसिस, इन ई कोलाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज परफॉर्म्ड बाय, किससे परफॉर्म होता है ये? बीटा गैलेक्टोसिडेज से। नेगेटिवली रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड, जो नेगेटिवली रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? रिप्रेसर कहते हैं। ठीक है। रिप्रेसर की वैसे डेफिनेशन याद कर लो, रिप्रेसर इज अ प्रोटीन दैट टर्न ऑफ मोर और वन जीन। ठीक है। ये एक से ज़्यादा जीन को टर्न ऑफ कर देती है, उसके प्रमोटर रीजर से बाइंड करके उसे बंद कर देती है, रोक देती है। एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन, एक या एक से ज़्यादा जीन को उसे रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ लैक ओपरेन, जो लैक ओपेरॉन होता है उसकी रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करती है? वो ऑपरेटर से बाइंड करती है। देखिए ये ना आपको मिलेगा जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, तो ये है ना हमारे उसमें होते हैं, लैक ओपेरॉन में होते हैं। तो किसको कोड करते हैं? बीटा गैलेक्टेज, परमेज और ट्रांसफरेज। ठीक है। इनको सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो आप, या फिर इनको इससे कोरिलेट करके कर सकते हो। जेड जीन किसको कोड करता है, वाई जीन क्या करता है, ए जीन क्या करता है ना, जेड वाई ए इस तरह से होता है। ठीक है। विच ऑफ द रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन लैक ओपरेन, कौन सा रेगुलेशन होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है? तो हमारे लैक ओपरेन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है। तो आंसर आएगा फोर्थ वाला, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। मैच करना है आपको कॉलम्स को। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन, इनकी एक बार डेफिनेशन याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड करता है एंजाइम्स और प्रोटीन को। ठीक है। कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन्स। ठीक है। हमारा ऑपरेटर जीन जो है वो बाइंडिंग साइट है रिप्रेसर प्रोटीन्स का। ठीक है। ऑपरेटर जीन। प्रमोटर जीन क्या करता है? प्रमोटर जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और रेगुलेटरी जीन क्या करता है? कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन्स। रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन के लिए, मैंने कुछ बीच में गलत बोल दिया गया। इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जो है हमारा फोर्थ से करेगा कोड स्ट्रक्चरल जीन, कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन। बी है हमारा वो फर्स्ट से करेगा बाइंडिंग प्रोटीन फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, सही है। और सी वाला करेगा फिफ्थ से, सी वाला प्रमोटर जीन किससे करेगा? बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और डी वाला करेगा सेकंड से रेगुलेटरी जीन, कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन्स। ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।